हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक वही जो हमने लास्ट वीडियो में करा था, उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम नेक्स्ट टर्म आज जो रीड करेंगे वो होगा हमारा एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी ये वो अमाउंट है, या तो स्पेंट कर दी है या स्पेंट नहीं की है तो एक लायबिलिटी इनकर्ड हो गई है, मींस अभी वो हमें देना होगा। यानी हैंड टू हैंड हमने एक्सपेंसेस पेड कर दिया है, दैट मींस स्पेंट एंड, और लायबिलिटी इनकर्ड मींस फ्यूचर में हम उसका पेमेंट करेंगे। एक ऐसी अमाउंट जिसका पेमेंट हमने तुरंत कर दिया है या फिर हम पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, और पेमेंट करने से या फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उससे जो हमने करा है उससे हमें या तो कोई असेट्स एक्वायर कर ली हो हमने, या गुड्स एक्वायर कर लिया है, या कोई सर्विस एक्वायर कर ली है। तो सर्विस एक्वायर करने के लिए, गुड्स एक्वायर करने के लिए या एसेट्स एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट पेड की है या अमाउंट पेड करोगे, वही अमाउंट क्या बोली जाती है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कौन सी अमाउंट होती है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये 3 टाइप्स की होते हैं एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो किसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए किए गए हैं या किसी एग्जिस्टिंग असेट्स को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है, जिससे क्या होगा, हमारा जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए या कोई एग्जिस्टिंग असेट्स हमारे पास है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो असेट्स जो होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो टेंजिबल असेट्स एक्वायर कर सकते हो आप या इंटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स या इंटेंजिबल असेट्स एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर पेड किया गया आपने, वही एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप विद इन 1 ईयर में कर उठाते हो। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके करने से आप उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर में यूज़ कर लेते हो, उसके बेनिफिट को आप विद इन 1 ईयर में यूज़ कर लेते हो। तो बेनिफिट ऑफ विच कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जिन असेट्स को परचेज करने से उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं, और जिन असेट्स को एक्वायर करने से उनसे मिलने वाला बेनिफिट ओनली 1 ईयर का होता है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट कितने साल का देती हैं? ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड का। और ये कितने साल का बेनिफिट देती हैं? मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये एक्चुअल में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इस एक्सपेंडिचर को हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करते हैं, रिटन ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने हैवी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस पेड करा है, तो हैवी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर करने से क्या वो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें 1 ईयर देगा? कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एडवर्टाइजमेंट पे हैवी अमाउंट पेड कर रही है, क्या उस अमाउंट के पेड करने से उससे मिलने वाला बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होगा या विद इन 1 ईयर होगा? तो मोर देन 1 ईयर होगा। तो ये है तो एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर के होने से कोई असेट्स तो हमने एक्वायर की नहीं है, लेकिन ये एक एक्सपेंडिचर है। बट ये एक्सपेंडिचर कैसा है? जो हमें 1 ईयर मोर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ऐसे एक्सपेंडिचर को हम
डिफरेंट ईयर में, मीन्स सपोज एडवर्टीजमेंट करने से हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेंसेस करने से हमें 5 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा, तो हम ऐसे एक्सपेंडिचर को 5 इयर्स में चार्ज करेंगे, 5 इयर्स में रिटर्न ऑफ करेंगे, 5 इयर्स में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्चुअल में कोई असेट्स एक्वायर नहीं करते हैं, बस एक एक्सपेंडिचर होते हैं, बट इनके एक्सपेंसेस करने से जो बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 ईयर का मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करने से क्या होता है कि कोई असेट्स एक्वायर होती है और उस असेट्स को, वो असेट्स हमें कितने टाइम का बेनिफिट देती है? ओनली 1 ईयर का। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, असेट्स एक्वायर नहीं हो रही है लेकिन बेनिफिट कितने साल का मिलेगा? 1 ईयर का। तो जो एक्सपेंसेस हमें 1 ईयर का बेनिफिट देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो एक्सपेंसेस 1 ईयर से ज़्यादा का देते हैं लेकिन कोई टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स एग्जिस्टेंस में नहीं आती है वो डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं। और जो मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे बट टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स एक्वायर हो रही है, एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो ये था एक्सपेंडिचर का टॉपिक। रीड करते हैं, ये टर्म्स है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच एज अ रिजल्ट ऑफ अ ऑपरेशन दैट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड इज एडेड टू द कैपिटल। यानी कि ये वो अमाउंट होती है जो किसी बिजनेस को रन करने पर हमें रिसीव्ड होती है। ऑपरेशन, रिजल्ट ऑफ अ ऑपरेशन, यानी कोई वर्क करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, जो हमें मिलेगा, जो हमें रिसीव होगा, वही अमाउंट हमारी क्या होगी? रेवेन्यू। जैसे कि गुड्स को सोल्ड करना, गुड्स को सोल्ड करने पे जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होती है वो हमें क्या बोली जाएगी? रेवेन्यू बोली जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। रेवेन्यू इज़ अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। रेवेन्यू जो अमाउंट होती है वो ग्रॉस रिसीवेबल होती है। ठीक है, ग्रॉस रिसीवेबल का मीन्स है इसमें इनकम इंक्लूड होती है, यानी प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो रेवेन्यू इज़ अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करने से जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होगी वो अमाउंट हमारी रेवेन्यू होती है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जैसे किसी एंटरप्राइज क्या काम करता है? गुड्स को सोल्ड करता है, या सर्विस रेंडर्ड करता है, या वो अपनी सेविंग को बैंक में जमा कर देता है या मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, और ऐसा करने के बाद उसे या तो इंटरेस्ट मिल रही है या डिविडेंड मिल रहा है। तो ये अमाउंट भी क्या होंगी आपकी? इंटरेस्ट या डिविडेंड आपकी क्या अमाउंट होंगी? ये भी रेवेन्यू की कैटेगरी में आती हैं। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू ऑपरेशन का रिजल्ट होता है। कैसा ऑपरेशन? जैसे माल बेचने का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि बिजनेस हम जिस पर्पज़ से कर रहे हैं उस पर्पज़ से जो हमें पैसा मिला वो अमाउंट, वही अमाउंट हमारी क्या होगी? रेवेन्यू होगी। ठीक है, रेवेन्यू इनकम से डिफ़र होती है। रेवेन्यू इनकम से डिफ़र होती है। आप रेवेन्यू को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको इनकम फाइंड आउट करनी है तो रेवेन्यू में से आपको क्या माइनस करना होगा? एक्सपेंसेस। अगर इनकम पता करनी है तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है ग्रॉस इनफ्लो होता है। ग्रॉस इनफ्लो का मतलब इस रेवेन्यू में एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमारी इनकम पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये एक टर्म था रेवेन्यू। रेवेन्यू के और एक्सपेंसेस हम ले सकते हैं क्या क्या? सेल ऑफ गुड्स तो है ही, सेल ऑफ गुड्स, रेंट का रिसीव्ड हो जाना,
कमीशन रिसीव्ड हो जाना, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाना, या आपका डिविडेंड रिसीव हो जाना, ये सब क्या चीज़ है? ये आपकी सारी की सारी रेवेन्यू है। और ये रेवेन्यू क्या होती है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ठीक है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाता है? इनकम पता चल जाती है। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंडिचर जैसा ही है लेकिन एक्सपेंडिचर से बहुत ज़्यादा डिफर है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हम कॉस्ट पे करते हैं वही कॉस्ट हमारी क्या होती है? एक्सपेंसेस होती है। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली टर्म में देखा था कि इनकम को अर्न करने के लिए रेवेन्यू में से क्या माइनस कर देते हैं? एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। क्यों? ये एक क्या होता है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब इसमें एक्सपेंसेस की कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट पे की जाती है वही कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंसेस होती है। अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमें अपनी इनकम पता चल जाएगी। ठीक है, कहते हैं इट इज़ अ वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो केवल और केवल पीरियड में ही चलता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ओनली 1 ईयर की होती है और 1 ईयर में ये बेनिफिट देना बंद कर देगा। 1 ईयर आफ्टर, 1 ईयर आफ्टर इससे जो हमें बेनिफिट मिलना होगा वो ओनली 1 ईयर मिलता है। 1 ईयर आफ्टर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है? इट इज़ अ वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, सो इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट पे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि कैश पेमेंट करना। कैश पेमेंट में हमने सैलरी पेड कर दी, वेजेस पेड कर दी या रेंट पेड कर दिया, ये क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस किस तरीके का हो सकता है? राइटिंग ऑफ पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि डेप्रीशिएशन लगाना। फिक्स असेट्स को यूज़ करते हैं और उसे डेप्रीशिएट करते हैं, फिक्स असेट्स को यूज़ करते हैं और उसे डेप्रीशिएट करते हैं, तो वो डेप्रीशिएशन भी क्या बोली जाती है? एक्सपेंसेस बोली जाती है। नेक्स्ट है एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ अ करेंट असेट्स। एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ अ करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में से कोई अमाउंट रिटन ऑफ कर देना यानी उसे ख़त्म कर देना, वो भी हमारी क्या होती है? एक्सपेंसेस होती है। जैसे कि बैड डेबिट्स वो अमाउंट होती है जो हमें अमाउंट देनदारों से चाहिए थी, अब वो हमें देंगे नहीं, वो डूब गई है। तो डेबिटर्स हमारे करेंट असेट्स होते हैं। और जब करेंट असेट्स से को हमें राइट ऑफ करना हो तो बैड डेबिट्स नाम से करेंगे डेटर्स के करेंट असेट्स को, इसलिए ये भी हमारा एक एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। किसी असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट होते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट से उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? कभी मार्केट पे डिपेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट पे डिपेंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट कभी अपवर्ड होते हैं, कभी डाउनवर्ड होते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो डाउन होने से जो एक लॉस होता है वो लॉस भी क्या होगा? वो हमारी एक्सपेंसेस होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो हमने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट, वो भी हमारी एक्सपेंसेस होती है। तो एक्सपेंसेस अब आपको समझ में आया। एक्सपेंसेस को या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन 2 अकाउंट में इनको पोस्ट करते हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके के होते हैं। कई बार हम एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर देते हैं और कुछ एक्सपेंसेस जिनका हम बेनिफिट तो उठा लेते हैं लेकिन उनको हम पे नहीं करते हैं। तो एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं। जो एक्सपेंसेस
जिनको हमने एडवांस में पे कर दिया है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जिन एक्सपेंसेस को हमने एडवांस में पे कर दिया है वो हमारे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड वे एक्सपेंसेस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन उनको हमने पेड नहीं किया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो याद रखेंगे एक्सपेंसेस और भी होते हैं क्या, जिन एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पे कर देते हैं और जिनका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और एक ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन उनको हमने पेड नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट थिंग है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? ये इनकम ही होती है। जो अभी हम इनकम फाइंड आउट कर रहे थे, इनकम इज इक्वल टू क्या नोट कर रहे थे? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यही आपकी इनकम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो इट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस जो वर्क कर रहा है उस वर्क को करने से उसे जो भी कुछ अर्निंग हो रही है वही अर्निंग क्या होती है? उसकी इनकम होती है, और इनकम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ये दो तरीके का होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड इज नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है जो रेवेन्यू हमने सेल से जनरेट की है या सर्विस से जनरेट की है, उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्न आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस। ये वो प्रॉफिट होता है जो ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आता है। तो ऑल एक्सपेंसेस को अलाउड करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने से जो आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं नेट प्रॉफिट पता करने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट टर्म है गेन। इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर, यानी कि गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है, बस माइनर सा डिफरेंस है। ये इरेगुलर नेचर का होता है, मींस प्रॉफिट तो रेगुलर नेचर का है। बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो प्रॉफिट जो भी अर्निंग होती है उस अर्निंग को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। बट गेन क्या है? इरेगुलर नेचर का होता है। जैसे सपोज किसी फिक्स असेट्स को हमने सोल्ड कर दिया और सोल्ड करने पे जो मिला उसकी कॉस्ट से ज़्यादा मिल गया तो वो गेन हो जाता है। ठीक है ना? किसी असेट्स को सेल करने पर उसकी कॉस्ट से जो भी ज़्यादा मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? गेन। और ऐसे ही किसी इन्वेस्टमेंट को उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हमें रिसीव हो जाए तो वो नेट अर्निंग क्या होगी? गेन होगी। तो क्या है गेन? इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। इट इज़ अराइजेज फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमें वो मिलेगा ही, इंसिडेंटली वो हमें मिल जाता है। सच एज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है गेन। नेक्स्ट है लॉस। लॉस क्या है? इट इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड, यानी कि जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा कर दोगे। अगर एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से ज़्यादा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू।
इट्स डिक्रीजेज द ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? कैपिटल। ये कैपिटल को क्या कर देता है? माइनस कर देता है। जबकि इससे पहले हमने जो टर्म रीड किया था प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में क्या था? वो प्रॉफिट को एडेड कर देता है, यानी प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है और कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, जबकि लॉस डिक्रीज कर देता है। क्यों? ये ऑनर्स इक्विटी में से माइनस कर दिया जाता है और प्रॉफिट ऑनर्स इक्विटी में ऐड कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म परचेज। परचेज क्या होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर परचेज, यानी ये जो परचेज वर्ड यूज़ हम करते हैं वो क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। यानी कि रीसेल पर्पस से जो भी गुड्स आप परचेज करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। और किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आप परचेज कर रहे हो, जिस फिनिश्ड प्रोडक्ट को आप क्या करोगे? सोल्ड करोगे, उसे भी हम क्या बोलते हैं? परचेज। तो परचेज क्या होती है? परचेज रीसेल पर्पस से जो गुड्स परचेज किया जाता है उसे हम परचेज बोलते हैं। और किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स परचेज किया जाता है वो भी क्या होता है? परचेज होता है। ये दोनों तरीके का हो सकता है, कैश परचेज भी हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। कैश परचेज का मतलब हो सकता है हमने नगद खरीदा हो या हमने उधार खरीदा हो। तो उधार खरीदा हुआ, नगद खरीदा हुआ, सब किस में आएगा? परचेज में आएगा। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, दोनों किस में इंक्लूड होते हैं? परचेज में। तो परचेज 2 टाइप्स की है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है ना? अब आते हैं परचेज रिटर्न में। कभी कभार ऐसा होता है जो गुड्स हम परचेज करके लाते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मे बी वो ऐसा हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया हमारे, या उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, तो हमें क्या करना होगा? उस गुड्स को हमें रिटर्न करना होता है। तो जब हम खरीदे हुए माल को वापस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होती है? गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर, जिससे हम खरीद के लाए थे, टू द सेलर फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से हम सेलर को गुड्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है? जैसे कि एक रीजन इन्होंने बोला है डिफेक्टिव गुड्स डिफेक्टिव था, तो हमें गुड्स को क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे, परचेज रिटर्न और किस नाम से जानी जाती है? रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। ओके गाइस, तो ये आज के बेसिक टर्म्स थे। इसके आगे अभी कुछ बेसिक टर्म्स और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।